आप कभी भी रेस्पिरेटरी वार्ड या रेस्पिरेटरी आईसीयू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं जितना ध्यान वो मेडिकेशन चार्ट पे देते हैं उससे ज़्यादा ध्यान वो चेस्ट फिजियोथेरेपी ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है उस पर देते हैं। इसका रीज़न ये होता है जब भी लंग में डिसीज होती है यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है या फिर निमोनिया हो जाता है तो बहुत सारे सिक्रीशंस प्रोड्यूस होने लगते हैं। ये जो सिक्रीशंस हैं ये अगर लंग्स के अंदर रुक गए तो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता चाहे जो दवाई दे दो। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके अगर हाथ में इन्फेक्शन है तो यहाँ पे पस बनता है, लंग्स में इन्फेक्शन है तो लंग्स भी रिस्पॉन्स में अपना एक सिक्रीशन निकालता है जिसको हम थूक के बाहर निकालते हैं, उसको हम एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं या फिर स्पूटम बोलते हैं। ये थिक होता है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, ये गाढ़ा होता है, ऐसा पतला पानी जैसा नहीं होता। और इसको बाहर निकालने के लिए लंग्स और मसल्स स्ट्रांग चाहिए होती हैं। अब मरीज की तो ये लंग्स और मसल्स चेस्ट की बहुत स्ट्रांग होती नहीं है, इसलिए इनको फिजियोथेरेपी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हम पढ़ते हैं फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लूजन दी सिक्रीशंस। सिक्रीशंस लूज करके इसको हम पेशेंट को या तो बोलते हैं कफ करके निकाल लो, या फिर पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो ईटी ट्यूब जो ट्रेकिया तक गई हुई है उससे सक्शन करके हम बाहर कर लेते हैं, टेक इट आउट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिजियोथेरेपी करने का। फिजियोथेरेपी मोटा मोटा 4 तरीके से करी जाती है। पहला होता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में ऐसी एक मशीन होती है स्पायरोमीटर, जिसके थ्रू पेशेंट इनहेल करता है एयर, यहां पे अपना माउथ लगाता है और इसके थ्रू सांस अंदर लेता है। और यहाँ पे 3 बॉल्स होती हैं। जब थोड़ी सी सांस ले पाएगा, कम जोर लगा के सांस ले पाएगा तो पहली होगी, और अच्छे से जोर लगा के लेगा तो दूसरी होगी, और बहुत जोर से सांस अंदर लेगा तो तीसरी भी हो जाएगी। ये हम दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पहला तो हो गया इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। दूसरा होता है परकशन या क्लैपिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथ को कप करता है, यानी कि अगर ऐसा सीधा हाथ है और मारेंगे चेस्ट पे तो चोट लगेगी, इसको कप कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है हाथ कप करके। और कप करके हाथ को चेस्ट पे, मतलब आगे यहाँ चेस्ट पे और पीछे बैक पे रिपीटेडली स्ट्राइक करते हैं। रिपीटेडली पेशेंट के छाती पे हाथ ये मारते हैं कप करके, तो इससे चोट नहीं लगती। इससे जो बलगम होता है ये पतला हो जाता है और पेशेंट इजीली इसको कफ आउट कर पाता है, मतलब बाहर निकाल देता है अपने स्पूटम को। Cupped hand is repeatedly striked on chest and back over affected lung। जैसे परकशन या क्लैपिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, सेम ऑब्जेक्टिव लेके एक इंस्ट्रूमेंट होता है वाइब्रेटर। तो चेस्ट वाइब्रेटर, तो वाइब्रेशन से बलगम पतला करने के लिए वाइब्रेशन देते हैं चेस्ट के ऊपर इस मशीन से, जिसका नाम है वाइब्रेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ये इसका तार है, ये लगा होता है इस पोर्शन पे, ये वाइब्रेट करता है जब इसको ऑन करते हैं। और ये वाइब्रेशन चेस्ट वॉल के ऊपर जब अप्लाई करते हैं वाइब्रेटर से तो बलगम हिल हिल के पतला हो जाता है। अब जब ये बलगम पतला होगा तो इजीली बाहर आ पाएगा। तो ये हो गया वाइब्रेशन, तीसरा तरीका। और चौथा तरीका होता है जो काफ़ी कम्बर्सम होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट को इसके लिए, वो होता है पोस्चरल ड्रेनेज। अब आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि ये आपका ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकस आ गए और ये लंग्स आ गए। अब मान लीजिए यहाँ पे निमोनिया है, तो अब ये निमोनिया ग्रेविटी से तो नीचे जाएगा, जो निमोनिया का बलगम है ये ग्रेविटी से नीचे जाएगा ये बलगम। तो हम चाहते हैं कि मान लो ये ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का ऐसा डिवीजन है, तो हम चाहते ये हैं कि पेशेंट को अलग अलग पोजीशन में लिटाएं। तो पोस्चरल ड्रेनेज टोटल 12 पोजीशंस में करी जाती है। 12 पोजीशन की डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप आके करते हैं।
तो 12 पोजीशन में करते ये हैं, किसी में हेड एंड ऊपर करते हैं, किसी में फुट एंड ऊपर करते हैं, फिर लेफ्ट टिल्ट करेंगे, फिर राइट करवट दिला देंगे, फिर उल्टा लिटा देंगे मतलब प्रोन पोजीशन में। और ऐसे 12 अलग अलग पोजीशन यूज करके इस निमोनिया के अंदर से जो बलगम है वो बेसिकली इनको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए इस बलगम को पतला होना जरूरी है, तो इसके पहले हमेशा दिया जाता है ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर यानी कि नेबुलाइजर, इससे ये जो ब्रोंकस है ये डायलेट भी हो जाएगा, तो इजीली बाहर आ पाएगा, रास्ता बड़ा हो गया। और क्योंकि नेबुलाइजर के थ्रू ये दिया जाता है तो बलगम उससे भी पतला होता है। तो ब्रोंकोडायलेटर इज गिवन 15 मिनट्स बिफोर प्रोसीजर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 12 पोजीशंस होती हैं जब ये फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे होते हैं तो एक पोजीशन में वो कई बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक लिटा के रखते हैं। और चाहते वो ये हैं कि जो अफेक्टेड लंग है, दोबारा इस डायग्राम पे आ जाते हैं, अफेक्टेड लंग का अगर ये वाला पोर्शन है जो अफेक्टेड है, यहां पे कंपैरेटिवली कम है और यहां पे बिल्कुल ही थोड़ा सा है, तो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड पोर्शन है। तो सबसे पहले इसको ड्रेन करो, फिर सेकंड इसको, फिर थर्ड इसको। तो वो अलग अलग पोजीशंस अपने हिसाब से करके मैक्सिमम अफेक्टेड एरिया ऑफ लंग इज ड्रेन्ड फर्स्ट। जिस एरिया में सबसे ज्यादा निमोनिया है उसको सबसे पहले ड्रेन करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले पे जाएंगे और उसके बाद थर्ड वाले पे जाएंगे। अब जब ये पोजीशंस अलग अलग कर रहे होते हैं तो एक पोजीशन होती है प्रोन पोजीशन, यानी कि उल्टा लिटा देना, उसमें मैक्सिमम एफर्ट लगता है पेशेंट का। चलिए, ये तो सारा हो गया फिजियोथेरेपिस्ट का काम। अब एज अ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है फिजियोथेरेपी के लिए। तो फिजियोथेरेपी कब कब नहीं करना चाहिए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है अनस्टेबल वाइटल्स, किसी का सैचुरेशन कम है, पल्स रेट बहुत ज्यादा चल रहा है या बहुत कम चल रहा है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा जा रहा है, या फिर लो बीपी है, हाइपोटेंशन में पेशेंट, तो अनस्टेबल वाइटल्स में कभी फिजियोथेरेपी नहीं करी जाती। दूसरा होता है अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हो रखा है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी उसकी सांस फूल रही है, उसकी सांस की नली सुकड़ी पड़ी है, और जाके आप उसको बोलेंगे और खांसी करो, बलगम निकालो, और उसको पकड़ के खूब चेस्ट पे उसको क्लैपिंग कर देंगे या फिर स्ट्राइक कर देंगे, तो और सांस फूल जाएगी, तो ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन में नहीं करते। तीसरा होता है अगर फ्रैक्चर है रिब में, तो ऑब्वियसली आप फ्रैक्चर्ड रिब के ऊपर मारोगे तो पेशेंट को दर्द होगा और उसको और तकलीफ बढ़ेगी, पेन होगा। चौथा है अगर कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई इंसिजन लगाया है चेस्ट में, जैसे चेस्ट के अंदर कई बार एक ट्यूब डाल देते हैं, तो उस सिचुएशन में कभी फिजियोथेरेपी नहीं होती। चेस्ट इंसिजन। और एक और कंडीशन होती है रेज्ड आईसीपी। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से पेशेंट आया है और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब भी फिजियोथेरेपी नहीं करनी होती है। अब जब ये फिजियोथेरेपी हो रही है तो आपको नर्सिंग केयर की कुछ चीजें हैं जो याद रखनी जरूरी है। नर्सिंग केयर ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी, पहला है मॉनिटर वाइटल्स एंड मेंटेन SpO2 अबव 90%। पूरी फिजियोथेरेपी के प्रोसेस में कई बार पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, मतलब ये जो फिजियोथेरेपी में क्लैपिंग करते हैं या पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं तो पेशेंट की सांस फूल जाती है। अब उसका सैचुरेशन हमें हमेशा 90% के ऊपर मेंटेन करना है। कभी पेशेंट की सांस फूलती है तो तुरंत रोक दिया जाता है। दूसरा होता है पोजीशन मेंटेन करनी है सही, जैसे कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो होती है, इसमें अपराइट यानी कि सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बैठे रहना होता है। लेट के कभी ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री नहीं होती। पोजीशन, ये जो पोस्चरल ड्रेनेज होती है, इसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग पोजीशन में पेशेंट को लिटाता है। आपका काम होता है ये इंश्योर करना कि जिस पोजीशन में फिजियोथेरेपिस्ट वाले डॉक्टर साहब लिटा के पेशेंट को
वाइब्रेटर या फिर क्लैपिंग से पोस्चरल ड्रेनेज प्रमोट कर रहे हैं, तो पेशेंट उस पोजीशन में लेटा रहे और मेंटेन करे वो पोजीशन। अब जब फिजियोथेरेपी हो जाती है पोस्ट प्रोसीजर, तो उसके बाद पेशेंट को एनकरेज करना है खांस के बलगम बाहर निकालने के लिए। एनकरेज कफिंग एंड एक्सपेक्टोरेशन। और ये भी देखना है कि जो कफ करके बाहर आया स्पूटम, तो उस स्पूटम का कलर क्या है और क्वांटिटी कैसी है। मॉनिटर फॉर कलर एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपेक्टोरेशन। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो कभी भी स्पूटम की क्वांटिटी, स्पूटम की जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा थिक रहेगी, कभी भी वो ज्यादा लिक्विड अंदर नहीं आ पाएगा स्पूटम में। तो पेशेंट को 2 to 3 लीटर्स वाटर पर डे देना है ताकि पेशेंट हाइड्रेटेड रहे, तो उसका हाइड्रेशन सही रहे।